जब हमको योजना देना होता है तो हमको आप हिंदू के नाम पे लड़ा देते हैं, और जब हक देना होता है तो शूद्र बना देते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं आया, गिनती आपकी कम आई तो आप बोलेंगे गिनती गलत हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव इस समय बनारस में मौजूद हूँ। जातिगत जनगणना की बात लगातार कर रहा हूँ, कई वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिलहाल बनारस में हूँ, लोगों तक ये बात कितनी पहुँच रही है। बिहार में गिनती चालू है, नतीजे जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे, आंकड़े जल्दी सामने आएंगे। लगातार हम लोग ये बात करते हैं कि 2011 के आंकड़े छुपाए गए, क्या कारण उसका रहा, क्यों आंकड़े सामने नहीं आने दिए गिनती होने के बाद भी। अब गिनती बिहार में हो रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सभी विपक्षी दलों ने, लगभग सभी विपक्षी दलों ने उसका समर्थन किया, अखिलेश यादव का समर्थन किया जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ज़रिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं उनके ज़रिए क्या सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में भी गिनती के लिए राज़ी होगी? और क्या बिहार के आंकड़े आने के बाद सभी राज्यों में ये दबाव बनेगा कि गिनती करवाई जाए? तो काफ़ी सारे सवाल हैं, और इसके बाद जातिगत जनगणना का क्या असर, क्या फ़ायदा सभी समाज को होगा, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस ज़रूरी सवाल को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है, मैं जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूँ। आपको बता दें कि जो जातिगत जनगणना का सवाल है, ये कोई योजना वाला सवाल नहीं है। ये लोगों के हक और अधिकार और उनकी भागीदारी से जुड़ा हुआ सवाल है। और जातिगत जनगणना के बारे में संक्षेप में आपको बता दें कि इस देश में जो जनगणना है, जनगणना सबसे पहले 1871 में शुरुआत हुई। जब अंग्रेज़ों का शासन था, 1871 में सबसे पहले इस देश की जनगणना शुरू हुई। और जातिगत जनगणना जो है 1881 के से शुरुआत हुई और 1931 तक लास्ट जनगणना, जातिगत जनगणना 1931 तक हुई। और आज हमारे पास जो आंकड़े हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पिछड़ों की संख्या 54% है, 52% है, ये 1931 के आंकड़े के हिसाब से है। 1931 के बाद जब देश में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो आंदोलन का माहौल इस देश में हुआ। आंदोलन के बाद सरकार के ऊपर, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके ऊपर जो है, जो शासक वर्ग है इस समय वर्तमान देश में, उनका दबाव बढ़ने शुरू हुआ। 1941 में जो जातिगत जनगणना है उसको जो है विश्व युद्ध का हवाला देकर के इन लोगों ने टाल दिया। 1951 में जब जनगणना हुई तो इन्होंने, देश में आज़ादी का माहौल है, तो अभी संविधान लागू हुआ है, गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ है, तो 1951 भी टाल दिया इन्होंने। 1961 की जो जनगणना हुई, कितनी बड़ी साजिश है इस देश के पिछड़ों और कमेरा समाज के ऊपर। 1961 की जब जनगणना होनी थी तो इन्होंने 62 का युद्ध हमारे ऊपर ला दिया, पाकिस्तान से युद्ध करा दिया। 1971 की जब बात आई तो बांग्लादेश का विभाजन इन्होंने करा दिया। जो 1981 से पहले जो इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी वाला दौर था, उसमें हम लोगों को भुलवाए रखा इन्होंने। जो है 1991 में जो है, जब जातिगत जनगणना के लिए एक बहुत ही उचित माहौल था और मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू होनी थी, तो मंडल कमीशन की पहली एक रिपोर्ट लागू करने पर बीपीसी गवर्नमेंट चली गई और जातिगत जनगणना को ख़त्म करने के लिए ये मांग न बन पाए, इन्होंने कमंडल ला दिया और देश को कमंडल में उलझा दिया। जो है मंदिर मस्जिद में उलझा दिया, बाबरी विध्वंस 92 में करा दिया। जो है 2001 में जनगणना होनी थी, कारगिल इन्होंने करा दिया। 2011 में पहली बार जो है इन्होंने आंकड़े के हिसाब से जातिगत जनगणना कराया, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसको दबाए रखा। और 2014 का जब चुनाव हो गया, उसमें भाजपा गवर्नमेंट आ गई। तो भाजपा गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने कहा कि इसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो है उसमें पैसा लगा, हजारों हजार करोड़ रुपया पैसा लगा जातिगत जनगणना कराने, मतलब गणना कराने में, और उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो है और इसके बाद जब 2021 की जनगणना होनी थी, 19 का चुनाव से पहले, राजनाथ सिंह ने जो है सदन में बोला और मंच से बोला कि इस बार अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। और जब उनकी सरकार बन गई 19 में, तो उन्होंने जो है सदन में पिछड़े
नेता से जो है नित्यानंद राय से, बिहार के जो हैं वो मिनिस्टर हैं, उनसे कहवाया कि जातिगत जनगणना हम नहीं करवाएंगे। तो आप ये समझिए कि एक तारतम्यता के आधार पर, मतलब ये हर 10 वर्ष पे किस तरीके से एक साजिश के आधार पर ये जातिगत जनगणना नहीं होने दे रहे हैं, इनके लिए कितना बड़ा इशू है। अब इसमें आपको एक बता दें कि जातिगत जनगणना होने से क्या होगा। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या होगा। तो जातिगत जनगणना जो SC ST का तो हो ही रहा है, लेकिन पिछड़ी जातियों का अलग से नहीं हो रहा है। तो जब आपको जाति, जो आपको हमको भेदभाव करना होता तो जाति के आधार पर करते हैं। जब हमको योजना देना होता है तो हमको आप हिंदू के नाम पर लड़ा देते हैं, और जब हक देना होता है तो शूद्र बना देते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो अगर इस देश में आपने, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जैसे हिंदी भाषी बेल्ट हैं, तो आपने यहाँ पर ये माहौल बनाते हैं कि अगर पिछड़ों में जो है यादव लोग ज़्यादा हिस्सा ले लिए हैं, पटेल लोग ले लिए हैं, मौर्य लोग ले लिए हैं, ये लोग ज़्यादा मतलब विकसित हो गए हैं, इन लोगों का विकास हो गया और लोगों को मिलना चाहिए। तो आपको किस पैरामीटर से इस बात की जानकारी हुई कि ये लोग ज़्यादा विकसित हो गए हैं? आज भी देश के जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर आपका पूरा कब्जा है, कुछ % समाज के लोगों का कब्जा है, एक समाज विशेष के लोगों का कब्जा है। देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 97% ब्राह्मण समाज से जज आते हैं, और जो सवर्ण समाज है थोड़ा बहुत उससे है, और पिछड़े समाज का, अनुसूचित जाति के समाज का उसमें कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। उनकी संख्या इकाई में है, जो है पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की संख्या अगर जोड़ा जाए तो इकाइयों में संख्या है। तो जो जहाँ से न्याय होना है उस पर तो आपका पूरा कब्जा है। पूरा मीडिया संस्थान जो है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उस पर आपका एक समाज विशेष का, समुदाय विशेष का, एक सवर्ण लाभी का पूरा कब्जा हुआ है। अच्छा, अब बात चल रही है क्योंकि बिहार में गिनती चालू हो गई है, अभी 2-4 महीने में उसके नतीजे आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे। कई लोग ये कहते हैं कि विश्वास हम कैसे करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में सब अधिकारी जो हैं सब वही हैं। कैसे आप विश्वास करेंगे कि जो आंकड़ा आया, अभी लोग आरोप लगाते हैं आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं आया, गिनती आपकी कम आई, तो आप बोलेंगे गिनती गलत हुई है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पक्ष में विपक्ष का मामला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस देश में पशुओं की गणना कराते हैं, आप इस देश में जानवरों की गणना कराते हैं, शेर कितना जंगल में है उसकी गणना कराते हैं। तो गणना तो हर 10 साल पे आप कराते ही हैं। तो जातिवार जनगणना कराने में आपको क्या अर्थ है? इससे ये पता चलेगा कि इस देश के संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है, किसने लूटा हुआ है, किसने डकैती किया है, और कौन समाज वंचित रह गया है। गिनती पे विश्वास करेंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करेंगे। चाहे गिनती के जो भी आंकड़े आए, गिनती के जो भी आंकड़े आएंगे हम उसको विश्वास करेंगे। और उसमें आप जब गिनती हो रही है तो उसमें जब हमारा कॉलम ही नहीं है तो हम अविश्वास की क्या बात करें। जो बिहार में गणना हो रही है, इसके लिए मैं नीतीश गवर्नमेंट को, तेजस्वी और RJD और नीतीश की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि इस दौर में वो जो है उन्होंने एक पहल किया है, और इससे देश के अन्य राज्यों में जो संविधान की बात करने वाले राज्य हैं, सरकारें हैं, उनको भी जातिगत जनगणना अपने, अगर केंद्र सरकार नहीं करा रही है तो अपने लेवल पे राज्यों पर करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है पिछड़ों का जो है जनगणना नहीं, संख्या नहीं है, तो आप उनको आरक्षण के बगैर, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, कराइए निकाय चुनाव। तो जब जातिगत जनगणना होगी ही नहीं तो पिछड़ों की संख्या कितना कैसे मालूम होगा? और जब पिछड़ों की संख्या या जातिगत जनगणना होगी तो संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है, कितना कौन पीछे है, कितना सामाजिक रूप से कौन पीछे है, कितना आर्थिक रूप से पीछे है, कितना राजनीतिक रूप से पीछे है, शैक्षिक रूप से पीछे है, संसाधनों पर कितना पीछे है, उस हिसाब से योजना बनेगी, उस हिसाब से रोजगार का सृजन होगा, उस हिसाब से नीतियाँ बनेगी, उस हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब देश में समता, समानता, बंधुत्व की भावना आएगी। जो अच्छा, हम बनारस में हैं इस समय, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी जब राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आए, तो बोले कि मैं OBC हूँ, तेली हूँ, क्यों इस पक्ष में नहीं है? ऐसा है कि मोदी जी की जो जाति है वो बनिया समुदाय से हैं, वो सवर्ण जाति, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो सवर्ण जाति में आती थी, और उन्होंने स्ट्रेटजी के तहत उसको पिछड़ी जाति में, अपने जाति को पिछड़ी जाति में करवा लिया, और वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति नहीं है,
और अगर पिछड़ी जाति में अगर वो आ भी गए हैं, परिसीमन करवा करके उसको अपनी जाति को पिछड़ी जाति के सूची में संबद्ध करवा करके, तो वो पिछड़ी जाति के हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो अडानी, अंबानी और जितने भी पूंजीपति हैं उनके वो एजेंट के रूप में, उनके मतलब आरएसएस जो इस देश में संविधान के विरोध में काम करने वाली एक ऐसी संस्था है, जो नफरत की बुनियाद पर काम करने वाली संस्था है, भेदभाव की बुनियाद पर काम करने वाली है, उसका, और दूसरा जो पूंजी के मतलब संसाधनों पर जिनका कब्जा है, जो अडानी, अंबानी जैसे तमाम पूंजीपति हैं, इन दोनों लोगों के लिए एजेंट के रूप में काम करने वाली सरकार है। और मोदी जो उसके चेहरा है, आज मोदी को हटाएगा, कोई दूसरा चेहरा वहाँ पे आएगा, वो भी उसी भूमिका में काम करेगा। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि मोदी जी या जो भी पिछड़े के लिए बात कर रहे हैं, वो पिछड़ा होने का नाटक कर रहे हैं, और उस नाटक को अब जनता समझ चुकी है। उनका ये नाटक बेनकाब हो चुका है, और धीरे धीरे चीज़ें जो है पटल पर आ रही हैं, और देश में जागरूकता आ रही है। और जातिगत जनगणना का जो सवाल है, जातिगत जनगणना के लिए इस देश में जिस तरह से बिहार में सरकार खुद आगे आकर करवा रही है, उत्तर प्रदेश में पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष की भी जो पिछड़े समाज की दो जातियाँ, वो भी इस मुद्दे पर खड़ी हैं। तो जब 2023 में कुछ जगह चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसमें सरकार स्ट्रेटजी के तहत आपका घोषणा कर भी सकती है, लेकिन बाद में एक खेला करेंगी। तो इसमें जितना बड़ा आंदोलन होगा, उतनी बड़ी आपको जो है ताकत मिलेगी, और जब ताकत मिलेगी तो इनको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। और जब जातिगत जनगणना होगी तो कितनी लूट किया है, डकैती किया है, कितना संसाधनों पर कब्जा किया है, वो बेनकाब होंगे। और जो लोग वंचित हैं उनके लिए योजना क्रियान्वयन, नीतियाँ, रोजगार, सारे लोगों का सृजन होगा, और संविधान का शासन बहाल होगा, और लोगों का हक सम्मान बहाल होगा। धन्यवाद। ठीक, तो जातिगत जनगणना बिहार में चालू है, उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों ने मुद्दे उठाए, कई राज्यों में मुद्दा उठाया गया जातिगत जनगणना का। आंकड़े बिहार के आने के बाद लगातार हम लोग इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार के आंकड़े आने के बाद क्या जो आग है वो किस तरीके से फैलेगी जातिगत जनगणना को करवाने की पूरे देश में। और 2024 के चुनाव से पहले ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। कितना बड़ा ये मुद्दा बन पाता है, लोगों तक कितना पहुंच पाता है, आम जो जनता है, आम जनमानस है, उनको जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना समझ में आ रहा है, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 2024 से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की क्या महत्वता रहेगी, कितना बड़ा मुद्दा, क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में डाल देगी कि हाँ हम जातिगत जनगणना करवाएंगे इस चुनाव के बाद। कांग्रेस बात कर ही रही है, तो क्या होगा, क्या समीकरण बनेगा, क्या तस्वीर 2024 से पहले की होगी, क्या गठबंधन होंगे, क्या समीकरण बन पाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो लेकिन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।